हेलो डियर्स, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, यानी कि यूपी बोर्ड कौन सा 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार का प्रश्न का पैटर्न रहेगा, इस पूरी क्लास में हम ये सीखेंगे कि आपको कितने प्रश्न करने होंगे, कितने प्रश्न नहीं करने होंगे। ठीक है, तो आज हम इसका मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि बहुत ही आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसमें समझते हैं। जैसे क्या कह रहा कि ये प्रश्न पत्र में दो खंड है। कितने खंड है? दो खंड है। पहला आ है, दूसरा कौन सा है? बा। यानी कि आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें दो खंड दिए रहेंगे, ठीक है ना। पहला आ है और दूसरा क्या है? बा है, ठीक है। और जो है आ है, खंड कौन सा है? जो खंड आ है वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा। जो खंड आ है वो क्या होगा? बहुविकल्पी प्रश्न होगा। और ये भी याद रहे, जो खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें कितने बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे आपके? प्रत्येक पेपर, जितने भी पेपर होंगे सब में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। कितने बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं? तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। और यहाँ पर फिर एक बार बता रहा है कि प्रत्येक खंड को 3 उपखंडों में विभक्त किया गया है, यानी जितने भी खंड हैं, ठीक है, आ और बा को 3-3 खंडों में फिर से बांटा गया है। पहला का, खा, गा, ठीक है। इसी प्रकार आ है, ठीक है, का, खा, गा, और बा भी रहेगा, का, खा, गा, 3 खंडों में ये भी विभक्त रहेगा, ठीक है। सबसे पहला जो दिया रहेगा आपका, ये भी यहाँ देख लेते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि जो 20 नंबर होने वाला है, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है ना, ये किस पर होगा? ये होगा ओ एम आर पर, ठीक है ना, ओ एम आर पर, ठीक है ना। ये ओ एम आर पर होगा। कहने का मतलब ओ एम आर क्या होता है? आपको ओ एम आर शीट दी जाएगी, ठीक है ना। ओ एम आर शीट दी जाएगी। उस ओ एम आर शीट में आपको केवल 4 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या दे देगा? पहला है आ है, दूसरा बा है, तीसरा सा है और चौथा दा है। वो एबीसीडी करके देगा या फिर आबा सादा ऐसे गोला दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आपको जो विकल्प सही रहेंगे, ठीक है ना, वो दिया रहेगा। यानी कि पहला ये है तो आबा सादा, फिर दूसरा आबा सादा में, फिर तीसरा आबा सादा में करके ये 20, ठीक है ना, विकल्प आपको दिए रहेंगे। जैसे पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस, सॉरी, दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण की फोकस दूरी क्या है? एफ है, और वक्रता त्रिज्या आर। इसमें संबंध क्या होता है? तो आपने पढ़ा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और त्रिज्या में आर में जो संबंध होता है, एफ बराबर क्या होता है? तो आपने पढ़ा है बराबर आर अपान 2। कहने का मतलब क्या पढ़ा है कि जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। तो ऐसा फंक्शन, ठीक है, एक तो अगर ये कहीं पर मिल जाएगा तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? ये इधर भाग में इधर गुणे हो जाएगा, यानी कि 2f बराबर क्या जाएगा? आर हो जाएगा। 2f बराबर क्या जाएगा? आर। कहीं पर ये दिख जाएगा तो ये सही है। अब इन दोनों में से कहीं पर क्या दिख रहा है? कुछ यहाँ f बराबर क्या है? आर। कहने का मतलब ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर f बराबर क्या है? 1 अपान आर, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। यहाँ पर दिया है 2f बराबर आर, तो अभी हमने निकाला 2f बराबर आर, यानी कि कौन सा है क्वेश्चन? यानी कि पहले का सा सही है। तो यहाँ पर टिक आपको पेपर पर नहीं करना है। ये ओमार पर जो सा नंबर दिया है इसको आपको, ठीक है, ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन से क्या कर देना है? काला कर देना है। क्या कर देना है? काला कर देना है। और ये भी याद रहे, ये जो गोला काला होगा ये आपका डार्ट पेन से होना चाहिए, जेल पेन से नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये भी आप याद रहे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा? दूसरा प्रश्न कह रहा कि दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अगर आपको दूरदृष्टि दोष है, ठीक है ना, आपके अंदर या किसी के अंदर दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। अगर पूछे कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेटिना के आगे। ये जब निकट पूछेगा तब निकट में क्या लगाओगे? रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे यहीं पर पूछे दूर, ठीक है ना, स्पष्ट दृष्टि यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर पूछे दूर बिंदु क्या होता है, तो आपको याद रखना दूर बिंदु होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है ना। दूर बिंदु क्या होता है? तो वो अनंत होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विभवांतर का मापक यंत्र है, यानी कि विभवांतर को किस में मापा जाता है, ठीक है ना, विभवांतर को किस में मापा जाता है? तो विभवांतर को किस में मापा जाता है? ये वोल्ट मीटर से। किसे? वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है एक अशु शक्ति बराबर होती है। एक अशु शक्ति बराबर क्या होता है? तो आपने पढ़ा एक अशु शक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट, ठीक है ना। और देखते हैं, ये हमारे 5 प्रश्न हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अगर अधिकतम पूछे, वो भी अपवर्तनांक पूछे, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगर वहीं पर तरंगदैर्ध्य पूछे तो तरंगदैर्ध्य जैसे इसके अपोजिट हो जाती है। तरंगदैर्ध्य पूछेगा तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अगर वो लेंस अवतल है तो अवतल लेंस से हमेशा जानते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक ना। कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी बनता है और कैसे? छोटा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको आभासी, सीधा और छोटा, यानी कि विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो सा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बेकिंग पाउडर है तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, NaHCO3, ये होता है बेकिंग पाउडर। यदि इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो
तो यहाँ से बनता क्या है Na2CO3 प्लस CO, ठीक है, और H2O। तो बनता क्या है, क्या बनता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो बाद में कार्बन सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक, क्षारक क्या है, यानी कि जो आपने क्षार पढ़ा है, ठीक है, जैसे आप क्या ले लेते हैं, जैसे साबुन ले लेते हैं, ठीक है ना। साबुन में यदि हम हल्दी को लगाएं, ठीक है, साबुन में यदि हल्दी को लगाएं तो हल्दी का रंग जो हो जाता है, किस रंग हो जाता है, हो जाता है भूरा लाल रंग हो जाता है, ठीक है। इस चीज का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किस रंग हो जाता है, भूरा लाल रंग हो जाता है। अगला प्रश्न है तांबे का अयस्क है, तो तांबे का अयस्क क्या होता है, वो होता है मैलेकाइट, क्या होता है, मैलेकाइट। अगला प्रश्न है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान, ठीक है ना। H2SO4 यानी कि इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। पीएच मान अगर ये कहा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो आप जानते हैं कि अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा। अगर 7 से ज्यादा है, 7 से क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो वो क्षार हो जाएगा, अगर 7 है तो उदासीन। तो 7 से कम, ठीक है ना, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है, ठीक है ना। कौन सा तत्व, यानी कि कौन सा तत्व धात्विक गुण को प्रदर्शित करता है, तो फास्फोरस तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, हीलियम तो हो नहीं सकता, सल्फर तो हो नहीं सकता, तो फास ये क्या है, लिथियम। तो लिथियम क्या होता है, इसके अंदर धात्विक गुण पाया जाता है, ठीक है। किस ब्लॉक का तत्व अगर पूछा जाए तो ये एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना। आपने पढ़ा है हलीना कुमारी रायबरेली से फरार, है ना। अगला प्रश्न है नियान, नियान है, तो नियान एक प्रकार की क्या है, अक्रिय गैस है। अगर पूछा अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, तो हीलियम, लिथियम, सॉरी, ने अर ए ने अर कर एक्स रन, ठीक है ना। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ये सीआर लिखा है, सॉरी के आर, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ये कौन सी गैसें होती हैं, तो ये सब कौन सी गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। कौन सी गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो आपको याद रखना पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और जो मादा में होते हैं वो केवल एक्स एक्स होते हैं। ये किसमें होते हैं, ये मादा में होते हैं, एक्स एक्स किसमें होता है, मादा में होता है, और एक्स वाई किसमें होता है, पुरुष में होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में क्या होता है, पराग कोष में परागण परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। देखो मानव में वृक्क जो होता है ना, एक तंत्र का भाग होता है, तो वृक्क किसका कार्य करता है, वो उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अगर यहाँ पर पूछे कि हृदय किसका कार्य करता है, तो हृदय श्वसन का कार्य करता है, ठीक है ना। जो रक्त होता है वो परिवहन का कार्य करता है, ठीक है ना। और बाकी न्यूट्रिशन जैसे वसा, विटामिन, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, यानी कि पोषण होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में, ठीक है ना, क्या कोष्ठों या फिर क्या वेशमों की संख्या कितनी होती है, तो वेशमों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर यहाँ पर पूछ ले कितनी जोड़ी होती है, तो 2 जोड़ी होती है। जोड़ी की बात करें कितनी जोड़ी हो जाएगी, 2 जोड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्रश्न कंफ्यूजन करने के लिए है ना, अगर केवल संख्या पूछता है तो संख्या 4 होती है, अब जोड़ी पूछेगा तो 2 जोड़ी होती है, ठीक है ना। अगर पूछ ले कौन कौन सी जोड़ी है, यदि आपको पता है कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे है केवल जल में घुलनशील, है ना, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है ना, यानी कि WBC जो होता है, क्या WBC को याद रखना, बी और सी जो होता है वो वाटर में घुलनशील होता है ना। WBC डब्ल्यू क्या होता है, वाटर, और BC यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर देखो विटामिन बी भी दिया, विटामिन सी दिया, पूछ रहा केवल जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा प्रश्न आपको आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस, ठीक है ना, इस प्रश्न के आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका विवादित है, ठीक है। तो याद रखना क्या, BC यानी कि WBC, डब्ल्यू से क्या होता है वाटर, और बी और सी विटामिन है, ठीक है ना। तो BC विटामिन घुलनशील किसमें, जल में। अगला क्या है, यकृत जो है स्रावित करता है, तो यकृत क्या स्रावित करता है, वो करता है पित्तरस को स्रावित करता है, ठीक है ना। किसको स्रावित करता है, पित्तरस को स्रावित करता है। अगला प्रश्न है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, जो प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, यानी कि विद्युत घर किसे कहा जाता है, तो उसको किसे कहा जाता है, माइट्रोकांडिया का, ठीक है ना। इसको कहा जाता है माइट्रोकांडिया को कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का ग्रह माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। चलो अगले प्रश्न, तो ये हमारे क्या थे, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। कितने थे, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आपको यहाँ से बताना है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। कमेंट करके आपको इनका जवाब जरूर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, ठीक है ना। तो अभी भी हमने बताया था अवतल दर्पण का, ठीक है ना। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, अवतल दर्पण में बताया सीधा बनता है, ठीक है ना, आभासी बनता है और छोटा बनता है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर लेना, ठीक है ना। और किरण आरेख खींच के इसको आपको समझाना, कितने मार्क्स का होगा वो, 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर आगे क्या है,
कि दूरदर्शी दोष क्या है, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। दूरदर्शी दोष क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो वही क्या कहलाता है, दूरदर्शी दोष कहलाता है। मतलब कि कोई वस्तु ये पास रखी है तो ये नहीं दिखाई देगी, लेकिन परंतु दूर रखी है तो ये वस्तु दिखाई देगी, ठीक है ना। मतलब ये दिखाई दे रहा परंतु ये दिखाई नहीं दे रहा। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा, यहाँ से देख रहा, यहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, यानी पास की वस्तु नहीं दिखाई देती परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती, तो उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी दोष कहते हैं, ठीक है ना। इसे, ठीक है, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो दूरदर्शी दोष, दूर से याद रखना, दूर से ऊर, तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किरण आरेख खींच कर आपको समझाना, ये भी कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी धारा के मार्ग में जो प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, किसी भी धारा के मार्ग में जो प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, यानी कि जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, अर्थात प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर क्या होता है, IR मल्टीप्लाई धारा के डिवाइड में, यानी कि V अपॉन I होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध V अपॉन I होता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम, या फिर एक दूसरा मात्रक होता है, दूसरा मात्रक होता क्या है, होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम, है ना, 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम की, है ना, ओम प्रतिरोध वाले 3, है ना, तार श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रत्येक दशा में क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कि आपको R1 का मान दे दिया है, R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और 20 ओम, और R2 बराबर दिया है 24 ओम, और R3 बराबर दिया है कितना, 30 ओम आपको दे दिया है। अगर यहाँ पर पूछे, क्या पूछे, अगर यहाँ पर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे R1 R2 R3, है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R बराबर, R1 का मान कितना दिया था, 20 ओम, R2 मान कितना दिया था, 24 ओम, और R3 को मान कितना दिया है, 30 ओम दे रखा है। इसको जोड़ेंगे तो जाएगा कितना, 0 0, 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 4 जोड़ो 0, है ना, यानी कि 4, और 3 2 5 2 7, कितना आ गया, 74 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना ओम आएगा, 74 ओम आएगा। इसी को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। वैल्यू पुटअप करते हैं, R1 का मान कितना दिया है, 20, प्लस R2 का मान कितना दिया है, 24, तो 1 अपान 24, और R3 का मान कितना दिया है, 30, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 30। अगर इसका हम लासा ले लेंगे, तो लासा लेंगे कितना आ जाएगा, 20 24 120 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 120। चेक कर लेते हैं कितना है, 20 24 और 30, ठीक है। काट देते हैं, हो जाएगा 10, ये जाएगा 12, फिर ये 15, तो डायरेक्टली काट दे रहे हैं, फिर से 2 5 6 और 15 कटेगा नहीं। अब उसके बाद 3 से काट दे रहे हैं, तो 5 2 और कितना, 5 3 15, ठीक है। 5 से काट दे रहे हैं तो 1 2 और 5, तो यहाँ से 1, है ना, तो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, और 40 23 120, ठीक है, 120 होगा। इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 हो जाए तो ऊपर नीचे इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इसमें किसे कर देंगे, तो 5 से कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120, ठीक है। हाँ, अब इसमें किससे कर देंगे, इसमें कर देंगे 4 3 12, यानी कि 120, हर बराबर कर लेते हैं, तो जाए कितना, 6 और प्लस 5 का नाम 5 और प्लस 4 का नाम 4, और ये सब नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तो हो जाएगा 120। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 बटे 120, ठीक है। 15 का नाम 15 और 15 अट्ठे 120, तो हो जाएगा 1/8, यानी कि 1 अपान R बराबर 1/8। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 8 ओम। कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो हमने देखा, ठीक है, समांतर क्रम में कितना आ गया, 8 ओम आ गया, और श्रेणी क्रम में कितना आया था, वो आया था आपका 74 ओम आया था, ठीक है। ये प्रश्न कितने मार्क्स का था, तो ये प्रश्न आपका 6 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था, 6 मार्क्स का था, बाकी इतना ही करना था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, जब कोई क्रियाकारक जो पदार्थ होते हैं, है ना, कम क्रियाशील पदार्थ, है ना, अधिक क्रियाशील पदार्थ द्वारा क्या जाते हैं, कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, है ना। जब कोई
है ना। जब कोई तत्व कम क्रियाशील तत्व, यानी जब कोई कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और उसका स्थान क्या करता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है ना। उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिर विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। संचारण क्या होता है, कह रहा एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए। तो उदाहरण की बात करता हूँ, आपके दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण है। जैसे क्या हो जाता है, चांदी कम चमकदार दिखाई देती है ना, चांदी का जो चमक होता है वो कम हो जाना, वो भी किसका उदाहरण है, संचारण का। जो तांबा होता है, तांबा हरे रंग का हो जाता है, किसका कारण है, संचारण का कारण है। ठीक है ना। लोहे पर जंग लग जाती है, वो भी क्या कहलाता है, संचारण। अगर पूछा है संचारण क्या होता है, तो जब क्या होती है, जो नमी होती है, क्या होती है, नमी और प्लस वायु, है ना। जब नमी वायु, है ना, किसी के इनके संपर्क में आती है, चाहे वो लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे तो चांदी हो, जब नमी और वायु, है ना, नमी वायु उनके संपर्क में आती है, तो उस पर क्या जंग लग जाता है ना, अर्थात धातु क्या जाती है, संचारित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है। अयस्कों का सांद्रण मतलब क्या होता है, इसमें हम अयस्क को शुद्ध करते हैं, अयस्क का क्या कहते हैं, शुद्धिकरण किया जाता है, वही अयस्कों का सांद्रण होता है। अर्थात आपने पढ़ा है फेन-फ्लॉन विधि, है ना। ये आपका पूरा पूरा टैंक है, इसमें आपको चीड़ का तेल मिला हुआ, पानी मिला हुआ है ना, और इसी में अयस्क, है ना, बारीक पीसे हुए अयस्क को डाल दिया गया है, और इसमें एक नली डाल दी गई है ना, इसको क्या छिद्रित नली है। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से हम वायु को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से हवा इसमें निकलती है, अर्थात इसमें, ठीक है, जो मिक्स होता है, जो चीड़ का तेल होता है, जल होता है, और हमारा सांद्रण होता है, अर्थात जो अयस्क होता है वो इसमें मिल जाता है, अर्थात वो फेने के रूप में जो हो जाता है ऊपर चला जाता है, अशुद्धियां क्या होती है, नीचे बैठी रहती है। इसी विधि को क्या कहते हैं, ठीक है, फेन फ्लावर विधि, अर्थात अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। अगला है, अथवा में पूछ रहा है, ये भी कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सूत्र लिखिए, तो अभी हमने बता के आया है। तो बेकिंग सोडा का अगर पूछे क्या रासायनिक नाम, अभी बता के आए क्या, पहले सूत्र लिख ले, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना, इसका रासायनिक नाम क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। सूत्र की बात करें तो NaHCO3, ये क्या है, ये है बेकिंग पाउडर, क्या है ये, बेकिंग पाउडर है, ठीक है। अब इसको बनाने की विधि भी, ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि की बात करता है, ठीक है, बना लेते हैं इसको। देखो क्या है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ मिक्स करते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होता है, तो वो प्राप्त होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। कितने मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, 2 सोडियम, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सोडियम इधर हो गए, 2 सोडियम इधर है, कॉपर 2, एक और एक, 2 इधर है, और 2 का नाम 2 इधर है, हाइड्रोजन 2 का नाम 2 इधर है, 2 इधर है, ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, ये भी हो गया, 3 दूना, ये बैलेंस हमारी पूरी कंप्लीट है। तो ये क्या है, बनाने की विधि है, ठीक है ना। और इसके रासायनिक गुण भी दे सकते हो, इसको क्या, इसको जब हीट करेंगे पुनः फिर बन जाएगी, रासायनिक गुण भी हो जाएगा, है ना। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि धमनी एवं शिरा में अंतर, आपने अच्छे से पढ़ा है, धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है ना, इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। स्वयं पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण बताना है, जनसंख्या वृद्धि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो वृक्क होता है, अर्थात नेफ्रॉन की क्या करना है, संरचना बनाकर क्रियाविधि करनी है, या फिर आप मेंडल के वंशागति के नियमों का वर्णन करना है, ठीक है ना। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो आपका बोर्ड पेपर होने वाला है 2023 में, सेम इसी बेस पर पेपर होगा आपका। तो इस प्रश्न को, ऐसे मॉडल पेपर को आप लगातार कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन एग्जाम को नहीं बचे हुए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।